मोंगोडीबी कनेक्ट करने का कहा था लास्ट क्लास में। अब हम जो है वो मोंगोडीबी पे चीजें बनाएंगे। गेट स्टार्ट एंड साइन इन। तो मैंने शायद आपको बताया होगा कहीं और। याद रखिएगा हमने कहाँ काम किया था, मोंगोडीबी एटलस के ऊपर। क्योंकि इसमें हमने बनानी है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपने जब क्लस्टर बनाया है तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन खुद से बना दी। ठीक है। जिस आईडी से आप बनाएंगे उस आईडी के नाम से ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना देगा। आप चाहें तो बाद में इसको जाके चेंज भी कर सकते हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन। नहीं भी आ रहा तो हम आगे चल के कहीं ना कहीं ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। इसमें बाय डिफॉल्ट बना दी थी। इस पे हम जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर सकते हैं। यानी जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। तो टाइम लेगा ये हमेशा, क्योंकि ये क्लाउड पे ही जाएगा। ये आईडी है, आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि ये डेटाबेस है। तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे तब बना लेंगे, तो बाद में फिर उसे एक्सेस करने के लिए आपको चीजें चाहिए होंगी। तो आप इसकी एक फाइल बना करके ऑर्गेनाइजेशन आईडी और ऑर्गेनाइजेशन नेम ये बना के आप एक पहले तो शीट शीट बनाते हैं जहाँ पे हम जो काम कर रहे होते हैं ना, डिफरेंट कंपनी होती हैं, उनकी कंपनी की आईडी, कंपनी का नाम पहले लिखते हैं, फिर उसकी आईडी लिखते हैं और फिर उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते हैं, ताकि जब हम दोबारा हमारे पास काम आए तो हम सीधा सीधा आईडी और ये लगा के हम उसको ऑन कर लें। ठीक है। ये बात टाइम ऐसा होता है कंपनी खुद ये कहती है कि हमें आप जो बनाया हुआ है ना इसकी मास्टर क्रेडेंशियल, यानी इसके लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें आप दे दें, कि उनका उनका काम है सारा, वो खुद भी मैनेज करना चाहे तो कर सकते हैं। उसका डेवलपर मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। हो सकता है वो किसी और डेवलपर से काम करवाए बाद में, तो आप से अगर वो रिक्वायर्ड करें तो आपके पास होगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो ये श्योरिटी के लिए कि आपने ही बनाया, आपकी आईडी और पासवर्ड, उसको पासवर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की आईडी है, उसका नाम है। पासवर्ड आपके जहाँ आपने लगाए थे डेटाबेस के वो सब आप उसको प्रोवाइड करेंगे। क्या आईडी है, आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इसमें इसका नाम चेंज कर सकते हैं जो आपको करें।
ठीक है, चीजें होगी। अच्छा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इनको पता है? MFA कहते हैं इसको। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होगा कि अगर आपको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे हैं तो मोबाइल पे आपको एक्सेस चाहेगा, मोबाइल से ही कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, ईमेल पे भेजेगा, डिफरेंट जगहों पे ये आपको वेरीफाई करता है, फिर अकाउंट को लॉगिन करने देता है। तो इस काम को हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, MFA कहते हैं। तो अगर आपको ये ऑन करवाना है तो ऑन करवा दें, फिर सेट भी करवाना पड़ेगा। बाकी नीचे सारी सेटिंग है, आपको जो जो काम समझ में आ रहा है वो आप कर सकते हैं। अटलस अटलस की सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें तो ये आप दे दें। ठीक है, तो मैंने इसको कभी कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, मैं इसको एडिट करके तो मैं दे रहा हूँ कि वो जो ईमेल एड्रेस था ना मेरा, कौन सा ईमेल एड्रेस, ये वाला, इसी एड्रेस को मैंने सिक्योरिटी में भी डाला, ताकि कोई सिक्योरिटी का कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आया तो मुझे मेल आ जाए। उसके अलावा सर्विस अकाउंट, क्लाइंट सीक्रेट, मैक्सिमम एक्सपायरेशन टाइम, कि ये कब एक्सपायर करना है, ये जो बाय डिफॉल्ट चल रहे हैं, अगर एडिट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। IP लिस्ट, कि कौन से सिस्टम से ये चल सकता है, कौन से सिस्टम से नहीं चलेगा, उसका IP एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहें तो यस करके करवा देते हैं। तो इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है। कब पड़ती है? जब कोई ऐसा डाटा हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हो जो इंटेलिजेंस वालों का डाटा हो, जैसे आर्मी का है, नेवी का डाटा है, फौज का डाटा है। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी का इदारा है उसका डाटा है, या कोई यूनिवर्सिटी है, एग्जामिनेशन का पोर्टल है उसका डाटा है, तो ये सारा हम सिक्योरिटी में डाल देते हैं कि ये हर जगह से एक्सेस नहीं हो सके। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही हम देख सकें कि किस बच्चे का कितने नंबर है और क्या उसने एंट्री की है, उसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं चेक कर, सिर्फ हम ही लोग चेक कर सकें, तो हम वहां पे उसकी IP डाल देते हैं कि इसी IP से अगर ये खुलेगा तो उसको डाटा दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, वो साफ लिख देगा कि जी आप अलाउ नहीं। सही है। तो बहुत बास कंपनियां ये रिक्वायर्ड करती हैं कि जी हमारा डाटा सिर्फ हमारे ही IP से दिखे, यानी हमारी यूनिवर्सिटी ही देख सके, उसके अलावा कोई दूसरे आदमी इसको नहीं देख सकते। तो हम उसको पहले ही IP का सिक्योरिटी लेवल बता देते हैं। खैर, इस तरह बहुत सारी चीजें फीचर्स हैं ये ब्लॉक, मोंगोडीबी सपोर्ट एक्सेस, ये ब्लॉक करना चाहें तो आपको ये सब ब्लॉक कर देंगे, सपोर्ट वाले आपसे बात ही नहीं करें। ठीक है, तो ये इसके लिए फिर डॉक्यूमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे कि आप इतने एबल होने चाहिए कि जी आप इसको संभाल सकते हैं पूरे काम को, तो ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट रहने दें। खैर, हमें और कोई काम इसमें करना नहीं है, हम छोड़ें, इसमें टाइम लग रहा है हमारा। इसके अलावा इंटीग्रेशन है, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, ये स्लैक की कर सकते हैं। अच्छा, स्लैक क्या होता है? किसी को कोई अंदाजा स्लैक स्लैक क्या होता है? ये दो प्लेटफॉर्म है, स्लैक और वेब। जिस तरीके से हमारा सोशल मीडिया है ना, हम उसमें पोस्टर लगाते हैं, ऐसे ही ये स्लैक है। स्लैक वाले इसके अंदर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सारे डेवलपर होता है। तो हम अपना कोड उसको शेयर करते हैं, और उसे कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो एक दूसरे से मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, और वेब बुक वाले भी वेब आपस में जुड़ी हुई होती है, तो हम इससे कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, दिखा दे रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन में आप दूसरे थर्ड पार्टी को भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मैं तो स्लैक को कनेक्ट करवाता हूँ, तो अब ये सिलेक्ट पे अपना अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, आपका वर्क स्पेस खुलवाएगा, उसके बाद सेलेक्ट का URL यहाँ पे आप डालेंगे तो ये ऑन होगा। है, इसके नीचे क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस आ रहा था, वहां जाके अपना
एक नया वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, नया अकाउंट बना सकते हैं। ऐसे ही वेब बुक में भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर लिया। अच्छा, अब देखो इसके अंदर ना सेटिंग्स है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब हमें प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, और उसमें आइडेंटिटी और एक्सेस का ये पूरा पैनल है। इस पैनल को हम सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑल प्रोजेक्ट्स, अभी हमारे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट जीरो आ रहा है। अब इसके अंदर ना हम जितने चाहे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा काम होता है, एक काम तो होता नहीं है। एक एप्लीकेशन तो चलती नहीं, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही होती है। तो हम यहाँ से हर प्रोजेक्ट को अलग अलग नाम देके सेट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका एडिट का बटन आ रहा है, एडिट प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ जाके हम इस प्रोजेक्ट का नाम लगा देते हैं। हमने भी क्या नाम रखा हुआ है इसका, प्रोजेक्ट का। हम क्या काम कर रहे हैं, करंट ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसका रखा है करंट, यार ये भी correct। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट का नाम हो गया करंट। अच्छा, अब हम इसमें और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं ना बाद में भी। तो हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करके इसको बना सकते हैं। अब ये हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन सेट की थी, अब हमने क्या सेट किया है, प्रोजेक्ट सेट किया है। अब जो हमारा क्लस्टर है वो इस प्रोजेक्ट के अंडर काम करेगा। ठीक है? उसी के ऊपर रहते हुए हम भी इसके अंदर जाएंगे। यानी डेटाबेस हमारा इससे होगा। इसके यूजर कौन होंगे, अभी फिलहाल इसके पास एक ही यूजर है। आप चाहे तो और मजीद यूजर्स को इनवाइट कर सकते हैं। कैसे इनवाइट करेंगे, इनवाइट करेंगे यहाँ से, उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसको इनविटेशन सेंड कर देंगे। तो वो क्या करेगा, चाहे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इस वाले क्लस्टर को, इस वाले प्रोजेक्ट को वो हैंडल भी कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं टीम में, तो उस टीम के आईडी से दे देंगे तो वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट आई लोग हैंडल कर सकेंगे। इसके अंदर अलग अलग जगहों से काम हो सकेगा। अभी हमें जरूरत नहीं है, तो हमें एक ही चाहिए, तब वो हमसे रहने दिया। इसके बाद एप्लीकेशन जो है वो हम सेट करें। अगर हमें सर्विस अकाउंट बनाना है, सर्विस अकाउंट बनाएंगे, फेडरेशन बनानी है, टीम बनानी है, सारा कुछ यहीं पर है। हमें भी यहाँ काम ही नहीं करना। ये एआई के मॉड्यूल्स हैं, एपीआई कीज वगैरह, हम इसमें भी काम नहीं कर रहे हैं। और रेट लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब बाद में आप चाहें तो देख के कर सकते हैं। बिल भी अगर आप चाहें तो इनवाइस वगैरह यहाँ से बनवा सकते हैं, क्योंकि पेड भी होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है कि रिसोर्स पॉलिसी और एक्टिविटी फीड, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसमें मोंगोडीबी अड्रेस से फिर से आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाते हैं। तो यहाँ हम आ गए। तो 8+ दोबारा। आप देखो ये सब चेंज हो गया। ठीक है, पहले सेटिंग वेटिंग पे था, अब हमें दोबारा यहाँ से जाकर के अटलस पेज पे क्लिक करके अटलस पर हम आ गए पेन के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास करंट का ओवरव्यू आ रहा है, और इसके अंदर ये क्लस्टर है, और ये बंद हुआ हुआ है। अच्छा, जो क्लस्टर काम नहीं करेगा थोड़े दिन में उसको ये ऑफ कर देता है। तो हम इसको रिज्यूम करवाते हैं दोबारा से, और हमने कहा कि रिज्यूम क्लस्टर, ये क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, फ्री में हम एक ही क्लस्टर बना सकते हैं, दूसरा क्लस्टर नहीं बना सकते हैं। हम चाहें तो इस क्लस्टर को एडिट करके इसका नाम भी दे सकते हैं दूसरा। ये और क्लस्टर में जाएंगे और वहां पे जाके तब ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्लस्टर को एडिट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये फ्री का क्लस्टर है। हम दूसरा क्लस्टर क्रिएट करना चाहेंगे तो नहीं करेगा, वो पैसे मांगेगा। क्लस्टर हमारा रेडी है, हमने कनेक्ट करवाना है। जब कनेक्ट करवाएंगे तो क्या करेगा, यहीं पर आ जाएगा। ये ड्राइवर है, ड्राइवर में हम जाएंगे, जो हमने सीखा था। मॉडल बताएंगे कहाँ कैसे हमने जाना है। इसके बाद
ये सब ऐसे रहेगा बाय डिफॉल्ट 6.7 और लेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने उसमें npm इंस्टॉल मोंगोडीबी ये चलाएंगे। ये तो आपने सीख लिया था ना। कहाँ पे चलाएंगे, अपने VS कोड में। हमारा टर्मिनल पहले से ही ओपन है, तो यहाँ पे ये जरा कनेक्ट हो जाए। हो गया कनेक्ट। और अब हमने CLS लिख करके इसको क्लियर किया। अब ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन। CLS लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब हमने वो पेस्ट करना है तो हमने वहां से लिखा था ये npm इंस्टॉल मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी तो पहले ही हमारा इंस्टॉल है, फिर ये दोबारा से चलेगा। ठीक है। इसने क्या कहा है कि जी न्यू माइनर वर्जन ऑफ npm अवेलेबल। npm का ना एक नया वर्जन आया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। ये आ रहा है, ये चला करके। अगर आप ये चला देंगे तो ये 11 पॉइंट पे चला जाएगा। आपके पास 11.9 है, अभी ये 11.11 चला, थोड़ी सी तब्दीली हुई है। बाकी सब कुछ सेट है, तो हमने इसको यहाँ जाके ये भी चला दिया। ये नोटिस है, इसमें नोटिस दिया, बाकी कोई एरर नहीं। छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस आया, हमने ये चला दिया। तो ये अपडेट कर देगा। इसके अंदर ये फायदा है कि जो काम करना है वो खुद ही बता देता है कि आपको करना है क्या। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया इसने। ये माइनर सा जो वर्जन अपडेट हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलेशन है इसलिए रीड करेगा, फिर उसको इंस्टॉल करेगा। ये पूरी इंस्टॉलेशन हो रही है, सॉफ्टवेयर चल रहा है इसके बैक पे। अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं, पैकेज है। तो ये एक पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो पैकेज में क्या है, जैसे हम मोबाइल का पैकेज करते हैं ना, तो व्हाट्सएप का पैकेज होता है, डाटा पैकेज होता है, सिर्फ टिकटॉक पैकेज है, सिर्फ फेसबुक पैकेज है। तो किस काम के लिए होता है वही चलता है, दूसरा नहीं चलता है। तो ऐसे ही इसने क्या किया कि 15 पैकेज इंस्टॉल किए हैं और रिमूव किए 15 पैकेज। क्यों, पहले तो मिटाया सबको, और जो नई चेंज हुई है 34 पैकेजेस चेंज करके इसमें 1 मिनट में ला के हमें दे दिए, सारा कुछ डिटेल बता दी। फिर हम तो CLS करवा देते हैं ताकि स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाए। ये हो गई। अब हमने मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर लिया है, पता है ना। हमारे पास कैसे पता चलेगा, हम जब पैकेज लॉग में जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा जैसे मोंगोडीबी हमने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, अब हम एक और काम करेंगे। वो क्या है, वो है हम मोंगोस इंस्टॉल करेंगे। मोंगो नहीं, मोंगोस। अच्छा, मोंगोस होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं कि मोंगोस क्या होता है। ये है मोंगो। ठीक है भाई, देखा हुआ है। न्योले की तरह का एक छोटा सा जानवर होता है, उसको मोंगोस कहते हैं। अच्छा, ये करता क्या है,
ये ना बारीक बारीक जगहों के अंदर से जा करके चीजें जमा करके लाता है, खुराक जमा करता है, ये जानवर की खासियत है। तो ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने इसी के नाम पर सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ कि व्हाट इज मोंगो। वो इन नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस में ये मोंगोस क्या काम करता है? Mongoose is an object data modeling ODM library for Node.js and MongoDB. Provides a structured scheme-based solution to model your application data. शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ये क्या करता है, अभी हम देखते हैं आगे चल करके क्या करता है। पढ़ लिया हमने, इंस्टॉल भी नहीं कर रहे हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने इसके ऊपर। इसके ऊपर कहाँ है वो दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा, इसके ऊपर। ठीक है। अभी फिलहाल हमने कोई काम नहीं करना, ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। कॉपी मैंने करके डन कर दिया, तो मैं बाद में कॉल करूंगा। रजिस्टर हमारा रेडी है। ठीक है। रीड और राइट दोनों के लिए रेडी है। एक्टिव नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई कनेक्शन इसका जोड़ा ही नहीं। कनेक्शन जोड़ेंगे तो फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। बन गया है। अब देखो इसके अंदर ना यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं इसका क्या है, डेटाबेस का करंट है। और उसके बाद ये तो हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में हमारा कोई भी कुछ भी कनेक्ट नहीं है। अब इस बात को समझाने के लिए कनेक्शन बनाना जरूरी है, कनेक्शन नहीं बनेगा तो ये चीजें इसमें दिखेंगे नहीं शायद। देखता हूँ कहीं और मिल जाए। ये डेवलपर की सेटिंग है। अच्छा। मैंने व्यू चार्ट करवा तो दिया है, लेकिन ये चार्ट में क्या लाएगा, इसके पास कोई चीज ही नहीं है। अभी मैंने इसको कुछ बना के नहीं दिया हुआ है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने सीखा था, तो इसमें करने हो, हमने क्या सीखा था कि हम जब कोई चीज बनाएंगे तो हमें उसका टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। और टेबल में हम क्या करते हैं, पहले तो उसको ये बताएंगे कि जो डाटा है वो उसको रखना कहाँ। ठीक है। एक लिस्ट बताएंगे उसको, ये उसने बता दिया कि ये आपका इस टाइप का डाटा अभी चल रहा है। ठीक है। ये सारी रिपोर्ट उसने दे दी है मुझे, यार मुझे इसका काम है। अच्छा, ये देखो आ रहा डेटाबेस एंड नेटवर्क सिक्योरिटी पाकिस्तान डेटा फॉर बनाएंगे। फिर कनेक्ट पर आके रुक जाएगा ये भी थोड़ा सा और चेंज होगा जब हम कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर ये और चेंज होगा। अभी हम कनेक्ट हुए नहीं, उससे पहले मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। तो एक क्यूरीज है, क्यूरीज में अभी कोई क्यूरी नहीं आई है, सब कुछ खाली है। हम बात कर रहे थे टेबल की। तो टेबल में जो डाटा हम जमा करें, जैसे हमारे पास ये जो फाइल बनी हुई है, हमने इसको क्या बनाया, हमारा इंडेक्स है। इस इंडेक्स में देखो हम ये एक इनपुट दे रहे हैं ना, उसमें क्या है कि स्टूडेंट फादर का नेम चाहिए हमें। ये हमारे टेबल का एक वो है, हेडिंग है। तो जितना भी डाटा उसमें पुट होकर के आएगा,
वो इस वाले प्लेस होल्डर से जो भी चीज आ रही होगी, ये इस इनपुट टाइप का जो प्लेस होल्डर है, यहाँ से जो भी बात आ रही होगी वो कहाँ जाके सेव होगी, फादर नेम के नीचे सेव होगी। इस तरीके से जो स्टूडेंट नेम आ रहा है वो कहाँ सेव होगा, स्टूडेंट नेम के आगे सेव होगा। जो क्लास है वो क्लास के आगे सेव होगी। और जो रोल नंबर है वो रोल नंबर की तरह सेव होगा। तो इसको मैं तो हटा के ना नीचे आपको मैं समझाने के लिए ये टेक्स्ट वाली फाइल में जाके लिखते हैं कि हमें कैसे मिल रहा होगा। हमें जो डाटा जब पुट होके आएगा, तो एक आएगा स्टूडेंट नेम, और उसके आगे कोई भी नाम होगा उसका। ठीक है, तो उसको जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आ रहा होगा। दूसरा हमारे पास फादर नेम होगा, और लिख के ऐसे आएगा वो फादर नेम इक्वल टू, और ऐसा होगा जो भी होगा उसका। अच्छा, फादर नेम की जगह पे फादर नेम होगा, मैंने तो सिर्फ नाम लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्लास, और क्लास में क्या होगा, क्लास, यही होगा। और क्या उसमें चौथी चीज क्या थी? हाँ, रोल नंबर। रोल नंबर में क्या आ रहा होगा, रोल नंबर ही आ रहा होगा। यही आ रहा होगा। अब ये देखो, असल में तो स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम आएगा ना, तो यहाँ पे क्या नाम होगा, कोई भी नाम होगा। फादर नेम में उसका फादर का नाम होगा, क्लास में कोई उसकी क्लास होगी, और रोल नंबर में उसका रोल नंबर होगा। ये वाली जो बात असल में होगी ना, वो डाटा है। और ये जो लिखा है ना मैंने, कि जब मुझे डाटा सेव करना है तो कैसे सेव करना है, स्टूडेंट नेम के आगे स्टूडेंट नेम आएगा। अब वो नेम कहाँ से देखेगा, जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से फादर नेम जो उसमें लिखा हुआ है वो लिख के लिखेगा। तो इतनी सी बात को हम कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं, स्कीमा। कि ये हमने पैटर्न बता दिया कि इसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो चीज आ रही है ना, अब हम जब कोड लिखेंगे तो कोड में क्या करेंगे, आपने आईडी पढ़ी थी सीएसएस में, है ना, आईडी पढ़ते हैं। तो हम इसको आईडी बता देते हैं कि ये आईडी है। आईडी स्टूडेंट नेम होगी, तो स्टूडेंट नेम से जो कुछ आ रहा होगा वो स्टूडेंट नेम में से होना शुरू हो जाएगा। तो हम कुछ करते नहीं, आईडी वाईडी बताते ही नहीं है। बस ये वाला पैटर्न जो ना स्कीमा है, इसको लिखने का तरीका अलग है, लेकिन इस बात को स्कीमा कहते हैं। ये बात समझ नहीं आती, समझ आ गई स्कीमा क्या होता है? कि ये जो बात लिखी हुई है ना, ऐसे हम पूरी की स्कीमा बनाएंगे, और फिर हम इसको मोंगोडीबी को ये स्कीमा देंगे कि हमारा डाटा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो वो इसके टेबल बनाएगा और स्टोर करना शुरू कर देगा। तो ये वाला काम हमने करना होता है, स्कीमा बिल्डिंग करनी होती है। तो मोंगोडीबी जो है वो स्कीमा के पैटर्न पे काम करता है, लेकिन सपोर्ट करता है स्कीमा लेस कोड। यानी अगर हम बस डायरेक्ट ये बना दें ना, और मोंगो से कनेक्ट करवा दें, तो मोंगो इसका स्कीमा खुद क्रिएट कर देगा। अब जो फंक्शन आ गया वो क्या आ गया है, कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसके आगे क्या लिखना है। हम खुद से ये देख लेंगे कि इनपुट टाइप में क्या चीज आ रही है, और हम इसका खुद से डाटा बना देंगे, ये इसके टेबल जनरेट कर दें। तो इस काम को करने के लिए हमें इसके अंदर ये करना होता है, npm इंस्टॉल कर लें या इनिट कर लें, एक ही बात है। इंस्टॉलेशन की शॉर्ट फॉर्म इनिट है, कमांड एक जैसी हो गई है, दोनों नई कमांड आ गई है, npm init और mongo, दो डबल एस है ना। अच्छा, हम जाके इसके npm में ना देख लेते हैं, npm mongoose, ये देखो, M O N, ये mongoose, ये चलाना पड़ेगा।
और हम इसका मोंगोज एनपीएम देखेंगे। इसमें 978 वर्जन इसके अब तक आ चुके हैं। ये लिखना पड़ेगा, अब इंस्टॉल से भी हटा दिया, एनपीएम आई मोंगोज कर दिया और शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, कॉपी हो गया। हम इसको इसमें जा करके यहाँ पे ये चला। अब ये क्या करेगा, हमारे इंडेक्स का जो डाटा है ना, वो खुद से सर्च करेगा और मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करवा देगा, क्योंकि मोंगो डीबी जो है वो क्या है। अच्छा, ये एक दो इसने इशू बताए होंगे, क्यों बताएं ये अभी, क्योंकि हमने कनेक्शन ही नहीं किया हुआ है। हो सकता है ये कोई इशू आ जाए। तो क्या है, इसको एरर को हम बाद में फाइंड करेंगे, एरर क्यों आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आएगी। इस एरर को हम बाद में फाइंड करेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि हम एनपीएम मोंगो चलाते हैं और वो करता क्या है, लग गया ये मोंगो, ठीक है, 9.2.2 वर्जन। हो सकता है कोई वर्जन के साथ सपोर्टिंग का इशू हो, ठीक है, कि मोंगो डीबी पीछे वर्जन पर है और ये ज्यादा है। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी खैर हम कुछ कर नहीं रहे, जब हम रन करेंगे तो फिर देखेंगे कहाँ पे क्या एरर आ रहा है। अभी कोई एरर नहीं है। इसने कहा है कि कुछ फंक्शन जो है ना आपके, कुछ पैकेज हाई है और कुछ लो, एक लो है। ये चार इसने हमें अलर्ट करवाए। चार चीजें में बता रहे हैं कि चार काम आपको करने हैं, तीन बहुत ज्यादा हाई है और एक थोड़ा सा नीचे है। ये वर्जन का फॉल्ट है। एक बस, और कोई काम नहीं है, ठीक है। मोंगोस का काम समझ में आ गया कि मोंगोस क्या कर रहा है। हमारे जो डेटा, हमारा जो फॉर्म है ना, जहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं, उस फॉर्म को इधर उधर जाके सब चीजें कलेक्ट करता है, जिस तरह का भी डाटा आ रहा है उसका स्कीमा बनाता है और मोंगो डीबी को उठा के दे देता है, और मोंगो से वो उठाता है और हमें दे देता है। ठीक है, वो ये काम करता है। उसके लिए हम ये लाइब्रेरी मोंगोज की इंस्टॉल करते हैं, जो मोंगो डीबी को सपोर्ट कर रही है। सही है। एक्सप्रेस जेएस हम पहले ही कर चुके हैं। एक्सप्रेस जेएस क्या है, सर्वर है। एक्सियोस क्या है, ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, हम बहुत सारे काम अभी कर सकते हैं। अच्छा, नोडेमोन किया था, ये आपको मैंने बताया था नोडेमोन क्या है, बताया था। हम नोड जेएस का सर्वर चलाते हैं जब, तो काम करते करते हमें बार बार एडिट करना पड़ता है। जैसे हम एडिट करते हैं सर्वर क्रैश हो जाता है। तो डेवलपर मोड में हम ये जो डेव डिपेंडेंसीज है ना, इसमें हम नोडेमोन को ले जाते हैं यहाँ पर। खुद से लिखना पड़ता है ये आपको, तो मुझे लिखने की जरूरत है, मैं इसे डायरेक्ट उठा के लिख दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ कि मुझे डेवलपर मोड में ना ये भी चाहिए। अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने इसको क्लोज नहीं किया। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये एरर नहीं दिखेगा, ठीक है। कोड की दुनिया में इस कॉमा का मतलब होता है और। तो ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों हमारा डेवलपर मोड में। तो जब हम नोडेमोन चलाएंगे, अभी जब चलाएंगे तो आपको और मजीद क्लियर होगा। ये क्या करेगा, सर्वर को क्रैश होने से बचाएगा। ठीक है, सर्वर टूटेगा नहीं। हम लाइव जो है ना इसको एडिट कर सकते हैं, हम बस एडिट करते जाएंगे और वो खुद ही सेट होता जाएगा। नोड जेएस के सर्वर पे जो हम चला, सर्वर चलेगा एक्सप्रेस का। सर्वर चलाने के लिए नोड का फ्रेमवर्क चलता है। ठीक है, तो नोड से जब हम काम करेंगे तो ये सर्वर क्रैश करता है एडिट करते वक्त। और नोडेमोन जो है वो इसको सपोर्ट करते हुए यहाँ तक चलता है। सारा कुछ समझ में आ गया या कुछ मुश्किल हो रही है। हाँ भाई, हो गया क्लियर। अच्छा, अब हमारा ये जो काम है ना यहाँ तक का, ये सारा का सारा, अब हमने मोंगो तक बात कर ली है, लाइब्रेरीज भी कर ली है। अब हमारी क्लास यहाँ से थोड़ी सी रुकेगी और हम स्टार्ट करेंगे जावा की स्क्रिप्ट। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या शुरू करेंगे, जावा। तो जावा की स्क्रिप्ट भी हम इसी को है ना, करंट ऑपरेशन पे रहते हुए जावा स्क्रिप्ट पहले से थोड़ी सी पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर कोड लिखेंगे। तो फिलहाल जो है, हम अब अगली क्लास में हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें एक नई फाइल रिक्वायर्ड होगी। और वो कौन सी होगी, तो आप यहाँ पे
हम उसका नाम रख देते हैं अभी पे ऐप डॉट JS। ये हमारी फाइल है। हम इस पे सारा काम करेंगे और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेक्स अपनी जगह पे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। अच्छा, इंडेक्स में हम जो है यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखा है मैंने ना, तो इसको हम ना चेंज कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट बनाई नहीं। हम अभी किस पे काम करेंगे, एफ जेएस पे करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स में हम चाहें तो दो लगा सकते हैं, एक और स्क्रिप्ट भी इसको ऐड करवा दें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाद में देखेंगे दो लगाने के बाद क्या बने, और भी है।